हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के अंदर ही एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और पहले हम जो कर चुके हैं वो है एडवांस्ड अलजेब्रा, वो कंप्लीट हो चुकी थी। अभी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक है, वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपकी 2 यूनिट्स कवर होती हैं। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत जल्दी इसमें टॉपिक है वो जल्दी क्लियर करवा दूंगी इसके अंदर। ठीक है, बस इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम। इसके अंदर जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है सबसे पहले कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, पीडीई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कई बुक्स में या एग्जाम में जब देखते हो आप, कई बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिख करके सिर्फ पीडीई लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब बात आती है कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन आपको दे रखी है, उस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री या हाईएस्ट डिग्री एक ही बात है। जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी 4 है। ठीक है, तो फिर उसको वो इक्वेशन है कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, 4 ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अपने को पीडीई दे रखी है, वो उसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 1 होगी, ठीक है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, इसका मतलब वो कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम ऐसी पीडीई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, मतलब एक ही बात है। और ऐसी जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है या फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इनको अपने लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं। आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिनके अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे इक्वेशन है 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, लिखो, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो पीडीई क्या होती है, और पीडीई की बात करते हैं, उसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं, वो देखिए। पीडीई के लिए स्टैंडर्ड नोटेशंस का यूज होता है, जो कि आपको याद ही रखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपको z दे रखा है, उस z का अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हो, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट p से लिखा जाता है। ठीक है, फिर अगर उसी इक्वेशन का अगर उसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हो, तो उसको q से लिखा जाता है। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा जाता है r से। और एक बार और इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देते हो तो उसको लिखा जाता है t से। और अगर उसी फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हो, तो उसको लिखा जाता है s से। ये इसके स्टैंडर्ड नोटेशन से आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी x की किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो उसको p से लिखा जाता है। और अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं उसको q से। और अगर उसी x का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में कर दिया जाता है तो वो r से शो करते हैं, और दोबारा से y का अगर दोबारा से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है तो उसको t से। और फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया जाता है तो उसको s से। और एक चीज और है, यहाँ पे जो डेल स्क्वायर z डेल x डेल y है वो हमेशा डेल y डेल x के इक्वल आता है। मतलब क्या है कि पहले जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा कि उसी को फंक्शन को अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में कर देते हो फिर x के रिस्पेक्ट में कर देते हो तो आंसर बराबर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, आप सबसे पहले किसी की भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, चाहे y की चाहे x की, आंसर सेम ही आना होता है। तो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये है इसके स्टैंडर्ड नोटेशंस।
अब हम आते हैं इनके छोटा सा टॉपिक है कि इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। फर्स्ट ऑर्डर की जो पीडीई है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म वो मतलब कोई भी फंक्शन होगा ना, वो जनरल फॉर्म का मतलब है किस फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो वो मेरे क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है या फंक्शन आपको x y z p एंड q इक्वल्स टू 0 किसी भी फॉर्म के अंदर गिवन हो सकता है। तो ये ही इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर के पीडीई के अंदर, कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो x के अंदर x y z p q मतलब किसी में भी हो सकता है, इन तीनों में हो सकता है, इन लास्ट तीन के अंदर हो, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी में भी हो सकता है। तो इस तरीके जो ये जो फॉर्म दे रखी है ये हमारी जनरल फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के मेथड पे, कौन से मेथड से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला शुरू करने जा रहे हैं मेथड हमारा फर्स्ट ऑर्डर पीडीई बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। by elimination of arbitrary constant। मतलब हमें सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कि जो भी कांस्टेंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसको एलिमिनेट करके आप फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई फाइंड करो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है तो उसको आप एलिमिनेट करो और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई इसके अंदर फाइंड करो। तो हम डायरेक्ट इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, करना क्या होता है, तो हम इसके लिए प्रॉब्लम लेते हैं। उसने हमें बोल रहा है कि फाइंड द पीडीई बाय एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम दिस। क्वेश्चन है फाइंड पीडीई बाय एलिमिनेट ऑफ a and b from z is equals to ax plus by plus ab। अब वो बोल रहे हैं कि पीडीई फाइंड करो फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, a और b को एलिमिनेट करके किसमें से, इस z में से, वो बोला इस z में से आप a और b को एलिमिनेट कर करके आप पीडीई फाइंड करो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, ए एंड बी को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं इस फंक्शन का। तो डेल z अपॉन में डेल x इज इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, इसका जीरो और वो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। अब डेल z अपॉन में डेल x को क्या लिखते हैं, मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखाया p से, तो p इज इक्वल टू a। ठीक है, और इसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम y के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल z अपॉन में डेल y करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास b आता है। और इसको लिखते किससे हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा था मैंने q से। अगर p इज इक्वल टू a है एंड q इज इक्वल टू b है तो ये जो वैल्यू है a एंड b की, ये वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करते हो तो z इज इक्वल टू क्या आता है, a की जगह पर p रखना है तो px प्लस b की जगह पर q लिखना है तो qy प्लस pq। तो देखो यहाँ से a एंड b हो गए एलिमिनेट, a एंड b एलिमिनेट हो गए तो उसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास p एंड q। तो p और q के अंदर हमारे पास क्या आ चुकी है, और p और q किस में होते हैं, xy में होते हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना होता है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो अभी हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म ए पीडीई by eliminating
द फॉलोइंग। ठीक है, और किसमें से एलिमिनेट करना है? इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें से आपको क्या करना है? ए बी सी को एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी सी को एलिमिनेट करना है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये आ जाएगा 2x अपॉन में a की स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2z अपॉन में c की स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या करते हैं, 2 इधर से कॉमन लेके तो 0 कर देते हैं, तो इधर बनेगा x अपॉन में a की स्क्वायर z अपॉन में c की स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू 0। नीचे से c स्क्वायर a स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, तो इधर से बनेगा हमारे पास x c की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है, इस इक्वेशन का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x का तो 1 हो जाएगा, तो c स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से देखो u टू v से करो इसको। ठीक है, तो यहाँ से z का a स्क्वायर को तो कांस्टेंट इसका बाहर ले लो, z और z डेल z अपॉन में डेल x के अंदर u टू v लगेगा, तो a स्क्वायर तो यहाँ पड़ा रहेगा। पहले z का करेंगे तो डेल z अपॉन में डेल x। ठीक है, और ये डेल z अपॉन में डेल x ऐसा रहेगा, प्लस z पड़ा रहेगा, इसका दोबारा से करेंगे तो z a स्क्वायर और उसका हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर a स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल x की होल स्क्वायर प्लस z a स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन पे, इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन में डेल x की होल स्क्वायर प्लस z डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब हमारे पास c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर मिला हुआ, इसे यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें कांस्टेंट हटाना है। कांस्टेंट हटाने इसका मतलब c और a को हटाना पड़ेगा, तो c और a कैसे हट सकता है, इस इक्वेशन से हट सकता है। यहाँ से अगर मैं c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकालो पहले, कैसे निकलेगी, c स्क्वायर अपॉन में, इसको इस पोर्शन को उठा के उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा और a स्क्वायर को अपॉन में ले आओ, तो ये आएगा हमारे पास c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का z अपॉन में x डेल z अपॉन में डेल x। ये आएगी वैल्यू c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर की, और इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह पर आएगा माइनस का z अपॉन में x डेल z अपॉन में डेल x, और बाकी से, क्योंकि बाकी तो x में पड़ा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ a और c को हटाना था। ये देखो a और c यहाँ से हट चुका है। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो फिर इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से ये बनेगा माइनस का z डेल z अपॉन में डेल x प्लस इसका करेंगे तो x डेल z अपॉन में डेल x की होल स्क्वायर प्लस zx
डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन में से कहीं पे भी ए बी एंड सी नहीं है, इसका मतलब ए बी एंड सी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यही हमारा आंसर है, ये इक्वेशन है। अब एक बार और, अब इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलरली करना है एकदम, ठीक है, सिमिलरली जाना है। जैसे इसका यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y, y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन में b की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z अपॉन में c की स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी क्या, y अपॉन में b स्क्वायर प्लस z अपॉन में c स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से c स्क्वायर b स्क्वायर आप एलसीएम ले लो तो इक्वेशन बनेगी y c स्क्वायर प्लस z b स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगी, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इस इक्वेशन से अब इसका अगेन अगर अपने y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ c स्क्वायर मिलेगा और इसका करेंगे तो b स्क्वायर डेल z अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम पूरी इक्वेशन के अंदर b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर प्लस z डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो बाय इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर की, तो c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस z अपॉन में y डेल z अपॉन में डेल y मिलेगी। ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ से c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर की वैल्यू माइनस z अपॉन में y डेल z अपॉन में डेल y प्लस डेल z अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर प्लस z डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ से हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का z डेल z अपॉन में डेल y और प्लस y डेल z अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर प्लस z y डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन पूरी y के अंदर चल रही है, ठीक है, कोई भी a b c मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यही है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये इक्वेशन भी एक आंसर है। इस तरीके से करते हैं एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन। जब आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना हो, जब आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना हो तो सीधा सा क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते करते आप लास्ट तक तब तक उसको सॉल्यूशन करते रहो जब तक कि a b c कोई भी कांस्टेंट आपको गिवन है वो हट ना जाए वहाँ से, ठीक है। और वहाँ से हटाने के लिए आपको चाहे 2 बार चाहे 3 बार भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से उसके कांस्टेंट को हटाना ही चाह रहे हैं आप। वो सब पहली बात है 2 तक काम चल जाता है, क्योंकि आगे हम फर्स्ट वाले से वैल्यू निकालकर उसमें पुट करते थे कि कांस्टेंट हट जाए वहाँ से। फिर भी अगर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बन रही कि आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो दोबारा से आप उसका डिफरेंशिएशन करके सेकंड से वैल्यू निकाल कर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं ये एलिमिनेशन वाले मेथड। जब आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, जिसमें आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड मेथड में, ठीक है, वो है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, पीडीई सेकंड मेथड है हमारा, पीडीई बाय द एलिमिनेशन ऑफ an arbitrary function,
हमें क्या करना हो, अगर फंक्शन को एलिमिनेट करना हो, अगर आप फंक्शन को एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑर्डर का पीडीई फाइंड करो, ठीक है। फंक्शन एलिमिनेट कैसे हो सकता है, तो वो हम इसके क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो रखा है एग्जाम्स में। क्वेश्चन है फॉर्म में पीडीई by eliminating the function f eliminating the function f from the following. ठीक है, और फंक्शन ने लिखा है z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस log y। ये फंक्शन दे रखा है, हमें इस फंक्शन को एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई फाइंड करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वही काम है, इसका भी वही प्रोसेस है जो पहले करवाया मैंने एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट में, कि सबसे पहले इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2f डैश 1/x प्लस log y, और अंदर वाला इसका करेंगे तो पूरे अंदर का तो 1/x का तो माइनस 1/x की स्क्वायर होता है, और इसका 0 हो जाएगा तो माइनस 1/x की स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और डेल z अपॉन डेल x को हम क्या लिख सकते हैं, नोटेशन से p लिख सकते हैं। p इज इक्वल्स टू 2f डैश 1/x प्लस log y माइनस 1/x की स्क्वायर। माइनस 1/x स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का px स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f डैश 1/x प्लस log y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ये जो हमने करा था पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करा था, अभी उसी इक्वेशन का क्या कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो y से करेंगे तो डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2f डैश 1/x प्लस log y, इसका 0, log y का क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, यहाँ से डेल z अपॉन में डेल y को क्या लिखते हैं हम, q लिखते हैं। ठीक है, और वो जो ये 2y है इसको ले जाओ इधर, सॉरी एक बार इधर ले जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इधर जो y पड़ा वो y को नीचे एलसीएम ले लेते हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास 2y की स्क्वायर प्लस 2f डैश 1/x प्लस log y। ठीक है, और नीचे y जो एलसीएम था वो इधर चला गया। ठीक है, तो 2y स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये qy माइनस 2y की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f डैश 1/x प्लस log y। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन नंबर ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2f डैश 1/x प्लस log y की वैल्यू माइनस px स्क्वायर है, जो इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास आ जाएगा qy माइनस 2y की स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का px की स्क्वायर। तो माइनस का px स्क्वायर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा qy प्लस px की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y की स्क्वायर। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर। इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, फंक्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर की कैसे, क्योंकि p और q की पावर 1 है ना, डेल z अपॉन डेल x को देखा जाता है, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को नहीं देखा जाता, क्योंकि पीडीई की बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई के अंदर स्टैंडर्ड नोटेशन की का ऑर्डर है वो 1 होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड नोटेशन का ऑर्डर 1 ही है इसके अंदर p एंड q का, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये, अगर हमने वो फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है। अब नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छा मेथड है वो। ठीक है, तो वो मेथड आगे भी बहुत यूज आने वाला है, और मैं लास्ट बुक के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, वो है लाग्रांजेस मेथड।
Lagrange's method of solving the linear PDE of order 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं लास्ट बुक के अंदर भी थोड़ा बहुत बता चुकी थी और उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रूफ था और वो लैग्रेंजेस मेथड अलग था, बट यहाँ पर जो हम लैग्रेंजेस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये मेथड बहुत ही यूज आता है, ठीक है। बस आपको पहचानना पड़ेगा कि जो इक्वेशन हमें गिवन है क्या वो लैग्रेंजेस की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो अगर अब लग रहा है कि हाँ ये जो इक्वेशन दी थी वो लैग्रेंजेस की फॉर्म के अंदर है, तो हम फिर उसको फिर लैग्रेंजेस मेथड से उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसकी फॉर्म क्या होती है। तो लैग्रेंजेस मेथड की फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू R। ये होती है इसकी फॉर्म, लैग्रेंजेस फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो इसका जो अगर इस फॉर्म की अगर आपको इक्वेशन दिख रही है क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट इसका सॉल्व कर देना होता है। तो आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको पहचान लिया, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके सॉल्व करने के लिए जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है वो देखिए, डायरेक्ट आपको इसकी किस में चले जाना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन में तो क्या कर देना होता है आपको, जो p वैल्यू को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये लैग्रेंजेस मेथड है, ठीक है। एंड dy अपॉन में q इक्वल्स टू dz अपॉन में r होता है, ठीक है। आपको ये देखते ही डायरेक्ट उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में चले जाना है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको इनकी वैल्यूज p एंड q और r की आपको सॉरी यहाँ पे कैपिटल Q है, कैपिटल Q, ये जो वैल्यू आगे दी होगी ना स्मॉल p स्मॉल q के साथ वो आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको दो दो के इस तरीके से उठा लेने, कोई दो उठा लिए उनको आपको लेके चलना, जैसे मैंने ये दो उठा लिए कि dx अपॉन में p इज इक्वल्स टू dy अपॉन में q, ये ले लिया मैंने, इनका कर दिया इंटीग्रेशन। जब मैंने इनका इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पर मेरे को कोई फंक्शन u मिला और इक्वल मेरे को कोई कांस्टेंट c1 मिला, ये ले लो। अभी मैंने अगर लास्ट वाले दो उठा लिए कि dy अपॉन में q इज इक्वल्स टू dz अपॉन में r, फिर मैंने इनका क्या कर दिया इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पर मेरे को कोई फंक्शन v मिला, u उधर ले लिया मैंने, फंक्शन v मिला और इधर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर इसका करें तो u इक्वल में कोई कांस्टेंट मिल गया, c1 हो सकता है, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, और c2। तो ये जो कांस्टेंट की जो आपको क्या करना है, इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू इधर u है और उधर कांस्टेंट की वैल्यू u है, तो कांस्टेंट की वैल्यू उठाकर आपको इसमें लिखनी है f(c1) एंड c2 इक्वल्स टू 0। ये इसका सॉल्यूशन होता है लास्ट, f(c1) c2। यहाँ पर c1 की जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर निकली हुई होगी पुट कर देनी है और c2 की वैल्यू जो भी निकली होगी उसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये इसका लास्ट आंसर होता है लैग्रेंजेस मेथड से। बट आपको पहचानना पड़ेगा कि लैग्रेंजेस मेथड यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन पड़ी होगी, फिर आपको डायरेक्ट इसके ऑक्सिलरी में जाना है, दो दो की कुछ भी आपको सेट बैटर है कि जहां से आपको इंटीग्रेशन तो करना इजी हो, जिन दो से उन दोनों को उठा लेना, इंटीग्रेशन करके आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकाल कर आपको इसमें पुट कर देनी है। ये लैग्रेंजेस मेथड कहते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन लेती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। और ये क्वेश्चन लेती हूँ जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं p प्लस 3q इक्वल्स टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है तो हमें पहचानना पड़ेगा p q एंड उधर z के अंदर कुछ भी है तो वो हमारा r हो सकता है। इसका मतलब ये लैग्रेंजेस दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे p के साथ यहाँ पे लिखेंगे बाय लैग्रेंजेस मेथड, ठीक है। लैग्रेंजेस मेथड लगाते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, p प्लस q इक्वल्स टू r। यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू इसमें क्या है, p के साथ कुछ भी नहीं है और ये स्मॉल p है। क्वेश्चन के अंदर जो भी होगा ना उसको आपको स्मॉल p लेके चलना है कि वो हमारे पास स्मॉल p है। तो यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू क्या है, 1 है, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, 3 है, और कैपिटल R हमेशा इक्वल में होना चाहिए तो इक्वल में ही है, तो R है हमारे पास
पास 5z प्लस 10 y माइनस 3x है, ये है, ठीक है। पी क्यू एंड आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है, अभी लिखी है मैंने कि dx अपॉन में p माने 1, dy अपॉन में q मतलब 3 और dz अपॉन में r मतलब 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ये है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जिन दो का इंटीग्रेशन करना इजी लग रहा है उन दोनों को उठा लो। तो मैं dx और dy वालों को उठा लूं, तो बाय फर्स्ट 2, इनमें से मैं ले रही हूँ dx अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 3dx इज इक्वल्स टू dy, ठीक है। अब मैंने इनका कर दिया बाय इंटीग्रेशन, अब मैं इनका जब इंटीग्रेशन करूंगी तो इधर से 3 बाहर dx इज इक्वल्स टू dy प्लस c1 ले लो कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा तो 3x इज इक्वल्स टू इसका y प्लस c1, ठीक है। तो y को इधर लेके जाऊंगी, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू c1। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से सॉरी 3x है ना, माइनस कॉमन लेके तो y माइनस 3x और इधर c1 है वो उसकी जगह पर कोई, क्योंकि माइनस का c1 बनेगा तो माइनस की c1 की जगह पर मैंने कोई कांस्टेंट माइनस c1 डैश ले लिया। तो y माइनस 3x को क्या ले लिया मैंने, c1 डैश, तो c1 डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे को निकालना है c2, तो उस c2 के लिए मुझे इन दोनों में से इनमें से किसी दो को और उठाना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड को, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारे पास dx अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू, थर्ड है dz अपॉन में 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ठीक है, ये है। अब यहां से इनका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, तो इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन में 5z प्लस 10 y माइनस 3x प्लस c2 ले लो कुछ भी, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू करेंगे, dx का तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में 5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x, तो y माइनस 3x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली हमने, c1 डैश, तो इसकी जगह पर पुट करते हैं हम c1 डैश प्लस, सॉरी यहाँ पे c2 एक बार मत लिखो, यहाँ पर आ जाएगा नीचे प्लस log c2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास 5 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू log 5z प्लस 10 c1 डैश डॉट c2, ठीक है, क्योंकि log c2 था इसको ऊपर ही लिखना चाहिए, ठीक है। c2, अब यहाँ से c2 की वैल्यू निकालनी है, तो c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ से log पड़ा हुआ तो log हटाने के लिए इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा e की 5x इज इक्वल्स टू 5z प्लस 10 c1 डैश और ये c2। अब यहाँ से c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, c2 आ जाएगा हमारे पास e की पावर 5x अपॉन में 5z प्लस 10 c1 डैश, तो c1 डैश आ गया, c1 c2 की वैल्यू आ गई, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, c1 डैश एंड c2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम इनमें दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो c1 डैश की तो वैल्यू हमारे पास y माइनस 3x और इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है, e की पावर 5x अपॉन में 5z प्लस 10 c1 डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर है बाय लाग्रांज मेथड, ठीक है। इस मेथड से आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, बट आपको पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पे लैग्रेंज फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, तभी आप ये मेथड यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्म क्या होती है इसकी, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करने की सोचिएगा। ठीक है, अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल p माइनस 2xy क्यूब, ठीक है, और प्लस में दे रखा है 2xz इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोचोगे कि लैग्रेंज फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि लैग्रेंज में इक्वल के अंदर r पड़ा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, ये p है, ये q है और ये हमारे पास r है, तो इस r को इक्वल में लेके जाना, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ना। तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं हम ये कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर p माइनस 2xy क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 2xz कर दिया। यहाँ से फिर हम क्या कर देते हैं, उससे कंपेयर कर लेते हैं लैग्रेंज फॉर्म से। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या है, माइनस का 2xy, r की वैल्यू है माइनस का 2xz। ठीक है, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में चले जाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में dx अपन में p होता है, तो dx अपन में p मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपन में q माइनस का 2xy, dz अपन में r माइनस का 2xz। तो मेरे को अभी फर्स्ट ये लास्ट वाले 2 से थोड़ा इंटीग्रेशन करना इजी लग रहा है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ले लेती हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 पार्ट, मतलब इन दोनों पार्ट से dx अपन में माइनस dy अपन में माइनस का 2xy, dz अपन में माइनस का 2xz। -2 से -2 कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा dy अपन में y, यहाँ से dz अपन में z, और यहाँ पे क्या कर दो आप इनका इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन करेंगे तो dy अपॉन में y इज इक्वल्स टू dz अपॉन में z प्लस c1 ले लो इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे जब तो मिलेगा log y इज इक्वल्स टू log z प्लस, log में जा रहा है ना तो log c1 लेना पड़ेगा, log c1। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ZC1, तो y इज इक्वल्स टू ZC1, पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन में z आ जाएगी। ये हो गया लास्ट 2 से। अब यहाँ पे एक प्रोसेस करनी है आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं यहाँ से लास्ट में कर रही हूँ। ठीक है, प्रोसेस क्या है, उसके जस्ट आगे करना है ये। नाउ अगेन बाय ऑल 3, हमें तीनों के तीनों ले लेने हैं। तीनों के तीनों लेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन में माइनस का 2xy, dz अपॉन में माइनस का 2xz। अभी तीनों के तीनों लेकर के हमें करना क्या है, इन तीनों के अंदर इसको x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको y से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, इसको z से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और वो ऐड करके इसके इक्वल में ही लिखना है। कैसे, इसको x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा x dx x dx और अपॉन में x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस करना है ना, क्योंकि मैंने बोला x y और z से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो प्लस इसको y से करूंगी तो y dy अपॉन में माइनस का 2xy की स्क्वायर प्लस z dz, तो ये माइनस का 2x z की स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, उसी जस्ट क्वेश्चन के आगे ही करना है आपको, ये प्रोसेस में थोड़ा साइड में कर रही हूँ ताकि थोड़ा इजी बैठ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमें,
हम क्या करते हैं, लास्ट 2 से ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय लास्ट 2। तो लास्ट हमारा 2 क्या है, dz और माइनस का 2xz है, और वहाँ है x dx प्लस y dy प्लस z dz, ठीक है। और यहाँ से हम पूरी इक्वेशन में से x माइनस ले लेते हैं, तो सॉरी माइनस का कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 2z की स्क्वायर मिलेगा। और ऊपर x dx प्लस y dy प्लस z dz, और नीचे ये x पड़ा हुआ तो इस x से ये x कैंसिल ही कर देते हैं हम, ठीक है। तो और अंदर सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और ये माइनस का x स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम माइनस का x कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, माइनस और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो dz अपॉन में माइनस का 2xz x dx प्लस y dy प्लस z dz, नीचे माइनस का x आ जाएगा और अंदर बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। माइनस x से माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिलेगा हमें dz अपॉन में z, और ये नीचे वाला 2 था उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, ठीक है। और अपॉन में देखिए क्या बनेगा, अपॉन में मिल रहा है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से ये तो मिलेगा log z, ठीक है। और इधर से देखो, अब इसको हम लेफ्ट करके चलते हैं t, इसको t लेफ्ट करके चलोगे तो ऊपर वाली फॉर्म बनती है 2x dx करके, तो अपॉन में t आएगा तो उसका करेंगे तो log t मिलेगा, तो ये log t और t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, और प्लस log c2, यहाँ से log z इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डॉट c2। c2 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से z अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। c2 की वैल्यू आ चुकी है और c1 की वैल्यू ऑलरेडी इधर आई हुई थी, क्या देखिए, ये c1 की वैल्यू y अपॉन में z थी और c2 की वैल्यू हमने ये निकाल दी, तो यहाँ से f c1 c2 इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, c1 है y अपॉन में z और c2 है z अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से करते हैं लाग्रांज मेथड, ठीक है। तो c1 तो इजीली निकला हुआ था यहाँ से लास्ट 2 से, ठीक है। c1 में कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट 2 को निकाल करके इजीली इंटीग्रेशन हो रहा था। बट जब भी ऐसी कंडीशन बन रही हो कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना इम्पॉसिबल ही हो, तो आप ये मेथड लगा सकते हो कि तीनों का x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक नया रेशो बनाओ, और उस नए रेशो को इन तीनों में से किसी के साथ भी ले लो जिससे आपको थोड़ा इजी लगे। इसके साथ भी ले सकते थे पर मैंने लास्ट 2 ले लिया, ठीक है। इसके साथ लेकर के आप इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर लो, इजीली c2 की वैल्यू आती है, ठीक है। और फंक्शन लाग्रांज मेथड से c1 और c2 की वैल्यू करके इसमें पुट करनी होती है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडीई, ठीक है। आज तो हमने पढ़ा लीनियर पीडीई के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉन लीनियर पीडीई के बारे में, जो कि मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवा दूंगी विद क्वेश्चन। और इस लीनियर पीडीई की आपको कोई भी क्वेश्चन बुक्स में मिलते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।